नमस्कार, मैं विक्रम राठौर। मैं अपने YouTube चैनल विक्रम राठौर ऑफिशियल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक कहानी से हट कर के एक नई श्रृंखला जो आज हमारे देश के वर्तमान परिदृश्य में जिसे हम विशुद्ध राजनीति कहते हैं, आज मैं उसी पे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपने रैली के बारे में सुना है? रैली के बारे में तो सारे लोग को पता है, लेकिन काउंटर रैली के बारे में सुना है आपने? रैली और काउंटर रैली। मैं इस विशुद्ध राजनीति की भाग में कुछ मैं सत्ता पक्ष की भी बात करूंगा, कुछ मैं विपक्ष की भी बात करूंगा। तो आइए पहले काउंटर रैली और रैली के बारे में देखते हैं। अगले लोकसभा में अभी साल भर का वक्त लगभग बाकी है, मगर लगता है बिहार में इसके लिए कुछ ही दिनों में वोटिंग हो जाएगी। ऐसा कहने की वजह यह है कि दूसरे राज्यों में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के फिलहाल बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही है, वहीं बिहार में रैलियों का दौर शुरू हो गया है। पच्चीस फरवरी को बीजेपी और महागठबंधन दोनों शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का पटना में एक बड़ी रैली होने जा रही है, तो दूसरे तरफ पूर्णिया में महागठबंधन का, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार जी दोनों उस रैली को पूर्णिया में आयोजित करेंगे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महारैली में जो पूर्णिया में होगी महागठबंधन के द्वारा, इसमें कांग्रेस शामिल नहीं होगी। अब भैया कांग्रेस क्यों नहीं शामिल होगी? तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस इसलिए नहीं शामिल होगी कि वह भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह का बदला ले रही है। किसके बहाने? तो वहाँ पे कांग्रेस के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि जिस दिन 25 फरवरी को पूर्णिया में जो महारैली है महागठबंधन के द्वारा, उस दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाअधिवेशन है। इस वजह से कांग्रेस के जितने भी सारे लीडर्स हैं वो महाअधिवेशन में व्यस्त रहेंगे। कारण यह दिया जा रहा है। लेकिन मूल कारण यह है कि जो राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह किया गया था श्रीनगर में, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया था। तो उसमें बिहार के तरफ से जो महागठबंधन में नेता थे कांग्रेस के अलावा, वो कोई भी श्रीनगर नहीं पहुंचा था। इस पर महागठबंधन की दलील थी कि पहले से तय कार्यक्रम की वजह से श्रीनगर नहीं जा पाए।
महागठबंधन भी यह कहा महागठबंधन भी यह कह रहा है कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता में देरी के लिए जिस तरह से परोक्ष रूप से कांग्रेस को दोषी ठहराया और बाद में जिस तरह से कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया, उससे संकेत यही गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब आइए आगे विस्तार से बताते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के बारे में। आजकल सुनने में आया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी बिल्कुल अड़े हुए हैं। अब क्यों अड़े हुए हैं? भाई इंसान हैं, अड़ सकते हैं, लेकिन वो पूर्व अध्यक्ष हैं, अगर वो अड़ जाए तो बात कुछ और होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायपुर में पार्टी अधिवेशन के पहले एक बात को लेकर के अड़ गए हैं। दरअसल इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नए सिरे से गठन होना है। राहुल चाहते हैं कि जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है, वैसे ही वर्किंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव हो। इतना ही नहीं, वह इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि उनके परिवार का कोई एक सदस्य ही इसके लिए निर्वाचित होने की कोशिश करेगा। हालांकि परंपरा के तहत पार्टी के तमाम पूर्व अध्यक्षों को CWC का मेंबर बनाया जाएगा। इससे राहुल और सोनिया दोनों की कमेटी के लिए दावेदारी बनती है, क्यों दोनों पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सोनिया गांधी भी बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सोनिया पार्टी की सर्वोच्च बॉडी से खुद को अलग कर सकती है। प्रियंका गांधी के भी वर्किंग कमेटी में चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है, लेकिन पार्टी महासचिव होने के कारण वह वर्किंग कमेटी की आमंत्रित सदस्य रहेंगी और इसकी बैठक में शामिल हो सकती हैं। वहीं सम्मेलन के बाद सबसे बड़ा बदलाव संगठन के स्तर पर होगा। संगठन महासचिव से लेकर कई प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रभारी बदले जाएंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की जगह राजस्थान के एक सीनियर नेता के नाम को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है। वह गांधी परिवार के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं और कई राज्यों के प्रभारी भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल की जिद पूरी होगी? आखिर भैया युवराज हैं, कांग्रेस के युवराज हैं। अब कांग्रेस के युवराज ही रूठ गए तो समझिए कांग्रेस में तो भूकंप ही आ जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देश का सबसे हॉट टॉपिक G20, जिसकी अध्यक्षता अभी भारत कर रहा है, और राम मंदिर। ये दोनों ऐसा टॉपिक है कि यहीं पे जो विपक्ष है वह क्लीन बोल्ड हो जा रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष को दो बड़े आयोजनों की चिंता सता रही है। पहला G20 सम्मेलन, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन सहित विश्व के 20 ताकतवर देश के प्रमुख सितंबर में दिल्ली आएंगे। दूसरा, आम लोगों के लिए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का खुलना। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को लगता है कि ये ऐसे आयोजन हैं
जिनका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। अब भैया बीजेपी तो करेगी ही, सत्ता पक्ष में है, और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिलने की संभावना है। सही बात है, बीजेपी को तो संभावना है ही, सत्ता पक्ष में है। ऐसे में विपक्षी दल इसे किस तरह से काउंटर करें, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। आम राय यह बन रही है कि दोनों मौक़ों पर कोई विवाद खड़ा न किया जाए, ऐसा कोई बयान भी न दिया जाए जिससे विपक्षी दलों के खिलाफ जाए। कांग्रेस में इसके लिए नेताओं को बाकायदा ट्रेनिंग देने की योजना बन रही है। सोचिए भैया, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके लिए कांग्रेस में नेताओं को बोलने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की तरफ। आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव और बीजेपी, उसमें भी वसुंधरा राजे सिंधिया का चर्चा ना हो बीजेपी में, राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरफ रख दिए जाए, दूसरे तरफ बीजेपी रख दिया जाए, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही भारी पड़ती हैं। तो ये कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है राजस्थान में। बेशक आप नरेंद्र मोदी के नाम पे आप लोकसभा चुनाव में वोट ले लेते हो, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो वहाँ पे पलड़ा जो भारी जो कहते हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया ही हैं। राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस ही अकेली पार्टी नहीं है जो गुटबाजी से परेशान है। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी लंबे समय से रस्साकसी चल रही है, खींचतान चल रही है। विपक्षी दल बीजेपी को भी वहाँ पार्टी को संगठित करने में, एक बनाए रखने में परेशानी हो रही है। इससे भी सबसे बड़ी दिक्कत जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, उन्हें लेकर के है। पार्टी की मंशा, पार्टी सोच रही है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वह वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पे न लड़ करके किसी नए नेतृत्व को, किसी नए लीडरशिप को मौका दिया जाए। तो मौका कैसे मिलेगा? तो इसके लिए राजस्थान में बीजेपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। 2 साल से पोस्टर वॉर शुरू हो गई है कि जितने भी बीजेपी की तरफ से आयोजन होते हैं उसमें वसुंधरा राजे का उस पोस्टर में स्थान ही नहीं है। तब कहा यह जा रहा है कि उन्हें प्रदेश छोड़कर दिल्ली की राजनीति में आने का न्योता दे दिया गया है। मगर वसुंधरा राजे ने दिल्ली आने में रुचि नहीं दिखाई, दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब भैया मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ करके कोई दिल्ली आकर के अपना डिमोशन क्यों करे? सही बात है। दूसरी ओर राजस्थान में वह जहाँ भी जा रही हैं, जहाँ भी अपना कार्यक्रम आयोजित कर रही है, वहाँ बाकी बीजेपी नेताओं को, जो राजस्थान के बीजेपी के नेता हैं, वो अपने पोस्टर में उन लोग को स्थान नहीं दे रही है। अब राज्य में विधानसभा चुनाव करीब है,
तब दोनों ओर से जोर आजमाइश तेज हो गई है। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी का दूसरा धड़ा। खैर, इस खींचतान का असर यह हुआ है कि बीजेपी के पोस्टरों में वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी हो गई है। अब बीजेपी है जो मतलब छाछ भी फूंक फूंक करके पीती है, बीजेपी का कल्चर है, तो वह वसुंधरा राजे से भी खतरा मोल नहीं लेना चाह रही है, ऐसा हमें लग रहा है। हमें क्या, सारे लोग को लग रहा है कि वसुंधरा राजे जो इतनी प्रभावशाली महिला है, इतनी प्रभावशाली बीजेपी की नेता है, उससे उस स्तर के नेता से कोई भी पार्टी सेल्फ गोल नहीं करेगी। अब पार्टी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि राजस्थान में वसुंधरा की ताकत को अनदेखी नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर बीजेपी के पास राजस्थान में कई बड़े चेहरे हैं जो सीएम बनने की हसरत रखते हैं। एक बात यह भी है कि अक्सर बीजेपी चुनाव से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रत्याशी का नाम घोषित करते आई है, लेकिन क्या इस बार भी घोषित कर पाएगी? देखते हैं क्या होता है। अब ये तो आने वाले समय में ही बताएगा, बीजेपी अपने प्रत्याशी का नाम बताती है या नहीं बताती है। अब चलते हैं सबसे मज़ेदार, सबसे इंटरेस्टिंग, जो अगला साल होने जा रही है 2024 में लोकसभा का चुनाव। अब ये तो पता है कि बीजेपी जब भी चुनाव में उतरती है तो 1/3 उम्मीदवार बदल देती है, लेकिन 2024 के चुनाव में भले ही वक्त हो, टाइम हो, लेकिन बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो चुनाव से काफ़ी पहले ही तैयारी करना शुरू कर देती है। तो 2024 में चुनाव है तो पार्टी ने अभी से ही तैयारी कर दिया है। पहले तो पार्टी उन सीटों पे मंथन किया जो 2019 में काफ़ी कम मतों से, काफ़ी कम वोटों से सीट हारा, उसे कम वोट से सीट हारना पड़ा था। लेकिन अब पार्टी में उन सीटों और उन सांसदों पर मंथन चल रहा है जो अपने क्षेत्र में कम सक्रिय रहे हैं और जनता के बीच, पब्लिक के बीच उनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी पॉपुलैरिटी नहीं होगी, जो अपने पार्लियामेंट्री एरिया में कम एक्टिव होंगे, उन पे तलवार की, खतरे की तलवार लटकी हुई है। तो बीजेपी ने ऐसे सांसदों को टिकट काटने का मन बना लिया है। अब इन सांसदों का नाम तय करने के लिए बीजेपी में सर्वे भी शुरू हो गई है। बीजेपी के इस कदम से सांसदों की धड़कनें भी तेज हो रही है। किसका कटेगा, किसका कटेगा, मेरा कटेगा या उसका कटेगा, किसका कटेगा, ये तो रियलाइज हो जाती है। अब जो जितना अपने पार्लियामेंट्री अपने संसदीय क्षेत्र में कम एक्टिव रहता है, उसे तो अंदाजा हो ही जाता है। बीजेपी के इस कदम से सांसदों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। पार्टी के ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी के एक सीनियर नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीना पहले बीजेपी सांसदों को इसका साफ संकेत दे दिया था। अगर वे सोचते हैं कि चुनाव बस उनके नाम पे वोट लेकर के जीत जाएंगे तो इस गलतफहमी को निकाल दें। कुछ सांसदों ने उनकी इस चेतावनी पे ध्यान नहीं दिया। आखिर नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े एसेट हैं।
खैर, बीजेपी सर्वे के बाद जिन सांसदों का पत्ता काटेगी, टिकट काटेगी, उनकी जगह नया कैंडिडेट चुनने का भी सर्वे कराएगी। इसमें हर ऐसी सीट के लिए कम से कम 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जो 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसमें किसकी तकदीर खुलेगी, देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। आपको यह टॉपिक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।